हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी कर। मैं हूं आपका दोस्त प्रभाकर। आज के इस महत्वपूर्ण लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं 1 अक्टूबर 2023 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। तो आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक जरूर देखिएगा। आज का पहला और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूपीएससी के सदस्य के रूप में किसने शपथ ली है? आंसर हो जाएगा डॉक्टर दिनेश दास ने। तो अभी हाल ही में डॉक्टर दिनेश दास यूपीएससी के सदस्य बने हैं। दोस्तों, उनको शपथ यूपीएससी के अध्यक्ष डॉक्टर मनोज सोनी ने दिलाई है। अगर हम बात करें डॉक्टर दिनेश दास की, तो उन्होंने गुजरात लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के रूप में भी काम किया हुआ है। दोस्तों, यहाँ पर बात आई है यूपीएससी की, तो यूपीएससी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करते हैं। तो यूपीएससी का गठन हुआ था 1 अक्टूबर 1926 को। यह एक संवैधानिक निकाय है। संवैधानिक निकाय का मतलब है कि इसका वर्णन संविधान में किया गया है। अनुच्छेद 315 से अनुच्छेद 323 तक यूपीएससी का वर्णन किया गया है। तो अनुच्छेद 315 से 323 तक यूपीएससी की संरचना, उसके सदस्यों की नियुक्ति, सदस्यों का निष्कासन, शक्तियों और कार्यों का वर्णन किया गया है। इसका काम होता है केंद्र सरकार के लिए कर्मियों की नियुक्ति संबंधी परीक्षा को आयोजित करना। बात करते हैं कुछ प्रमुख आयोगों के अध्यक्ष की। जैसे एसएससी के अध्यक्ष हैं एस किशोर, सीबीएसई के अध्यक्ष हैं निधि छिब्बर, एनसीईआरटी के निदेशक हैं दिनेश प्रसाद सकलानी, यूजीसी के नए अध्यक्ष हैं एम जगदीश कुमार, ओबीसी आयोग के अध्यक्ष हैं हंसराज अहीर, एससी आयोग के अध्यक्ष हैं विजय सापला, राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष है रेखा शर्मा और 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष हैं ऋतुराज अवस्थी। दोस्तों, आप इस पूरे लेक्चर को लास्ट तक देखिएगा। लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी दबा लें, जिससे आपको समय पर सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सकेगा। पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा। आपको टेलीग्राम पर जाना है, स्टडी कर ऑफिशियल सर्च करना है तो आपको चैनल मिल जाएगा। उस चैनल को ज्वाइन करना है तो आपको पीडीएफ भी मिल जाएगा। दोस्तों, अगर आपको लेक्चर पसंद आता है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें सभी दोस्तों को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। अगला क्वेश्चन है, हिमालयी फिल्मोत्सव का दूसरा संस्करण कहाँ शुरू हुआ है? आंसर हो जाएगा लद्दाख में। दोस्तों, हिमालयी फिल्मोत्सव का मतलब यह है कि जो भारत के हिमालय के अंतर्गत आने वाले राज्य हैं, उन राज्यों का फिल्मोत्सव। हिमालय के अंतर्गत जैसे हम बात करें लद्दाख की, जम्मू कश्मीर की, हिमाचल प्रदेश की, उत्तराखंड की, तो ये जो राज्य हैं ये हिमालय के अंतर्गत आने वाले राज्य हैं। तो इन राज्यों का फिल्मोत्सव आयोजित किया जा रहा है लद्दाख में। तो इसका पहला संस्करण 2021 में हुआ था। अब 2023 में इसका दूसरा संस्करण आयोजित किया जा रहा है। दोस्तों, जो दूसरा संस्करण है ये 29 सितंबर से 3 अक्टूबर तक किया जाएगा और जो इसका उद्घाटन सत्र होगा उसमें जाने जहां, लास्ट डेज ऑफ समर जैसी फिल्मों को प्रदर्शित किया जाएगा। इसका लक्ष्य क्या है? तो हिमालयी क्षेत्र में फिल्म निर्माताओं और लोगों के बीच संपर्क को बढ़ाना। दोस्तों, यहाँ पर महोत्सव की बात आई है तो कुछ प्रमुख महोत्सव डिस्कस करते हैं। जैसे उन्मेष और उत्कर्ष उत्सव भोपाल मध्य प्रदेश में आयोजित किया गया था। पुस्तकालय महोत्सव 2023 नई दिल्ली में, अर्बन क्लाइमेट फिल्म महोत्सव कोलकाता पश्चिम बंगाल में, लेवेंडर महोत्सव जम्मू कश्मीर में, खजुराहो नृत्य महोत्सव खजुराहो में ही आयोजित किया जाता है जो कि मध्य प्रदेश में है, ताज महोत्सव उत्तर प्रदेश के आगरा में आयोजित किया गया था और आदि महोत्सव दिल्ली में आयोजित किया गया है। यहाँ पर बात आई थी लद्दाख की, तो लद्दाख के बारे में भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करते हैं। दोस्तों, लद्दाख 31 अक्टूबर 2019 को केंद्र शासित प्रदेश बना था। लेह इसकी कैपिटल है और वर्तमान में यहाँ के उपराज्यपाल हैं वीडी मिश्रा। अब आपको कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल कौन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मणिपुरी भाषा के लिए बाल साहित्य पुरस्कार 2023 किसे दिया गया है? आंसर हो जाएगा दिलीप नोंगमेथैम को। तो देखिए दोस्तों, कुछ समय पहले साहित्य अकादमी के द्वारा बाल साहित्य पुरस्कार और साहित्य अकादमी युवा पुरस्कारों की घोषणा की गई थी, लेकिन उस समय मणिपुरी भाषा के लिए ये पुरस्कार नहीं दिए गए थे। तो अब मणिपुरी भाषा के लिए इन पुरस्कारों की घोषणा की गई है। तो अगर हम बात करें मणिपुरी भाषा के लिए बाल साहित्य पुरस्कार की, तो ये दिया गया है दिलीप नोंगमेथैम को और उनकी पुस्तक एबेम्मा अमाशोंग नगाबेम्मा के लिए दिया गया है। और दोस्तों, यह एक कहानी संग्रह है। इसी प्रकार से मणिपुरी भाषा के लिए साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार दिया गया है कवि परशुराम थिंगनम को, उनकी पुस्तक मातमगी सेइरिंग सैंतीस के लिए, जो कि एक कविता संग्रह है। दोस्तों, इस पुरस्कार के फलस्वरूप एक ताम्र फलक और 50,000 रुपए की सम्मान राशि
दी जाती है। दोस्तों बात करते हैं साहित्य अकादमी की, तो इसका गठन हुआ था 12 मार्च 1954 को। इसके अध्यक्ष हैं माधव कौशिक, उपाध्यक्ष हैं प्रोफेसर कुमुद शर्मा और यह संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है। दोस्तों साहित्य अकादमी के द्वारा 24 भाषाओं में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। दोस्तों 24 भाषाएं कौन कौन सी हो जाएंगी, तो इसमें अंग्रेजी और राजस्थानी, इसके अलावा हमारे संविधान की जो 8वीं अनुसूची है उसमें जो 22 भाषाएं हैं उनको मिलाकर के ये 24 भाषाएं होती हैं। तो इन 24 भाषाओं में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय सेवा योजना पुरस्कार 2021-22 कितने व्यक्तियों को प्रदान किया गया है? आंसर हो जाएगा 52 व्यक्तियों को। तो दोस्तों अभी हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा राष्ट्रपति भवन में 2021-22 के लिए राष्ट्रीय सेवा योजना पुरस्कार प्रदान किए गए हैं। तो 52 व्यक्तियों को ये पुरस्कार प्रदान किए गए हैं। याद रखिएगा कि ये जो पुरस्कार दिए जाते हैं ये सामाजिक सेवा के लिए दिए जाते हैं। तो जो स्वयं सेवी सामाजिक सेवा होती है उसमें विशिष्ट योगदान देने के लिए यह सम्मान दिया जाता है। तो युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के द्वारा ये पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। शुरुआत इसकी 1969 में की गई थी। दोस्तों अब हम 2023 के कुछ प्रमुख पुरस्कार डिस्कस करते हैं। जैसे गांधी शांति पुरस्कार 2021 गोरखपुर गीता प्रेस को दिया गया है। गोल्डन पीकॉक पर्यावरण प्रबंधन पुरस्कार 2023 अडानी ट्रांसमिशन लिमिटेड को दिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय एनी पुरस्कार थलप्पिकल प्रदीप को दिया गया है। इकबाल मसीह पुरस्कार 2023 ललिता नटराजन को दिया गया है। जर्मन शांति पुरस्कार सलमान रुश्दी को दिया गया है। राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ राज्य कौन रहा है? मध्य प्रदेश। 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दामोदर मौजो को दिया गया है। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार इस साल आशा भोसले जी को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एशियन गेम्स 2023 में भारत ने टेनिस मिश्रित युगल में कौन सा मेडल जीता है? आंसर हो जाएगा गोल्ड मेडल। तो दोस्तों रोहन बोपन्ना और ऋतुजा भोसले की जोड़ी ने टेनिस मिश्रित युगल में गोल्ड मेडल हासिल किया है। इसी प्रकार से भारत की स्क्वैश टीम ने पाकिस्तान को हरा करके गोल्ड मेडल जीता है। 7वें दिन एशियन गेम्स के कौन कौन से मेडल मिले हैं भारत को, चलिए उसको डिस्कस करते हैं। तो ये 2 गोल्ड हो गए। इसके अलावा कार्तिक कुमार को पुरुषों की 10,000 मीटर दौड़ में सिल्वर मेडल हासिल हुआ है और गुलबीर सिंह को भी 10,000 मीटर दौड़ में ब्रॉन्ज मेडल हासिल हुआ है और सरबजोत सिंह और दिव्या थडिगोल की जोड़ी ने 10 मीटर एयर पिस्टल मिश्रित टीम में सिल्वर मेडल हासिल किया है। तो ये है 7वें दिन की मेडल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा देश 2024 में अपने रक्षा खर्च को 70% तक बढ़ाने को तैयार है? आंसर हो जाएगा रूस। तो दोस्तों रूस के वित्त मंत्रालय के द्वारा अभी एक दस्तावेज जारी किया गया था जिसमें यह कहा गया था कि रूस 2024 में अपने रक्षा खर्च को 70% तक बढ़ाने के लिए तैयार है। ऐसा क्यों किया जा रहा है? क्योंकि रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध चल रहा है तो रूस अपने रक्षा बजट को बढ़ाना चाहता है। बात करें अगर हम रूस की तो राजधानी मॉस्को है। व्लादिमीर पुतिन यहाँ के राष्ट्रपति हैं, प्रधानमंत्री हैं दिमित्री मेदवेदेव। और दोस्तों रूस एक ट्रांस कॉन्टिनेंटल देश है। इसका मतलब ये हुआ कि रूस यूरोप और एशिया दोनों महाद्वीपों में आता है। दोस्तों अगर हम बात करें रक्षा के क्षेत्र में खर्च की तो सबसे अधिक खर्च करता है यूनाइटेड स्टेट और फिर उसके बाद चाइना, फिर तीसरे स्थान पर रसिया है और चौथे स्थान पर भारत है, 5वें स्थान पर है सऊदी अरब। तो ये 5 देश हैं जो कि सबसे अधिक रक्षा पर खर्च करते हैं। अगला क्वेश्चन है प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया यानी पीटीआई बोर्ड के अध्यक्ष कौन चुने गए हैं? आंसर हो जाएगा के.एन. शांता कुमार। तो अभी हाल ही में दोस्तों के.एन. शांता कुमार को 1 साल के कार्यकाल के लिए पीटीआई यानी प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के निदेशक मंडल का अध्यक्ष चुना गया है। उन्होंने किसका स्थान लिया है? तो उन्होंने अबीक सरकार का स्थान लिया है। बात करें अगर हम प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया की तो इसे स्थापित किया गया था 27 अगस्त 1947 को। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है और यह भारत की सबसे बड़ी समाचार एजेंसी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस राज्य ने ई कैबिनेट प्रणाली लॉन्च की है? आंसर हो जाएगा त्रिपुरा। तो अभी हाल ही में त्रिपुरा के मुख्यमंत्री मणिक साहा ने अगरतला में ई कैबिनेट प्रणाली का अनावरण किया है। दोस्तों ई कैबिनेट प्रणाली का मतलब क्या है? तो ई कैबिनेट प्रणाली का मतलब ये है कि जो कैबिनेट के काम काज होंगे वो पेपरलेस होंगे, ठीक है, यानी इलेक्ट्रॉनिक तरीके से किए जाएंगे। तो इस प्रणाली को बोला जाता है ई कैबिनेट प्रणाली और त्रिपुरा ऐसा करने वाला चौथा राज्य बना है। इससे पहले उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश
और अरुणाचल प्रदेश इस प्रणाली को अपना चुके हैं। दोस्तों यहाँ पर बात आई है त्रिपुरा की, तो त्रिपुरा से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करते हैं। राजधानी इसकी अगरतला है, राज्यपाल है सत्यदेव नारायण आर, मुख्यमंत्री हैं डॉक्टर माणिक साहा और यह पूर्वोत्तर का भारत का राज्य है। 1972 में त्रिपुरा भारत का पूर्ण राज्य बना था। दोस्तों यहाँ पर आप त्रिपुरा की लोकेशन देख सकते हैं, ये है त्रिपुरा। इसकी सीमा मिजोरम और असम से लगती है और इसके अलावा इसकी सीमा बांग्लादेश से भी लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व कॉफी सम्मेलन 2023 का आयोजन किस शहर में किया गया है? आंसर हो जाएगा बेंगलुरु। तो कर्नाटक की कैपिटल बेंगलुरु में विश्व कॉफी सम्मेलन 2023 का आयोजन किया गया है और इसका आयोजन 25 से 28 सितंबर 2023 तक किया गया है। दोस्तों एशिया में पहली बार ये आयोजन हुआ है और ये भारत के बेंगलुरु शहर में किया गया था। तो इसके 5वें संस्करण का आयोजन अंतर्राष्ट्रीय कॉफी संगठन द्वारा भारतीय कॉफी बोर्ड के सहयोग से किया गया था। दोस्तों अगर हम बात करें कॉफी के उत्पादन की, तो भारत में सबसे अधिक कॉफी का उत्पादन कर्नाटक राज्य में होता है। दोस्तों अब हम बात करते हैं 2023 में आयोजित प्रमुख सम्मेलन की। तो SCO शिखर सम्मेलन भारत में हुआ है, G20 सम्मेलन भी भारत में हुआ है और इसके अलावा ब्रिक्स सम्मेलन दोस्तों साउथ अफ्रीका में हुआ है और संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन न्यूयॉर्क अमेरिका में हुआ है। 22वां विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में, 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन फिजी देश में हुआ है और फिजी के नाडी शहर में ये आयोजन हुआ था। वर्ल्ड टीबी शिखर सम्मेलन वाराणसी उत्तर प्रदेश में, 19वां विश्व वन्यजीव सम्मेलन पनामा में हुआ है, 17वां प्रवासी भारतीय सम्मेलन इंदौर मध्य प्रदेश में आयोजित किया गया था। वैश्विक बाजरा सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित हुआ है। तो ये हैं 2023 के कुछ प्रमुख सम्मेलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस राज्य ने कोनोकार्पस पौधों पर प्रतिबंध लगाया है? आंसर हो जाएगा गुजरात। तो अभी हाल ही में गुजरात सरकार के द्वारा कोनोकार्पस पौधों के रोपण पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, यानी कि अब कोनोकार्पस पौधे नहीं लगाए जाएंगे, लेकिन जो विदेशी प्रजाति के कोनोकार्पस पौधे हैं उन पर प्रतिबंध लगाया गया है। दोस्तों कोनोकार्पस पौधे पर प्रतिबंध क्यों लगाया गया है, इसके पीछे का कारण है कि ये जो कोनोकार्पस पौधे होते हैं इनके जो पराग होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं और इनके परागकण के कारण सर्दी, खांसी, अस्थमा, एलर्जी ऐसी समस्याएं उत्पन्न होती हैं, इसलिए इन पर प्रतिबंध लगाया गया है। इसके अलावा इनकी बहुत ही गहरी जड़ें होती हैं जिसके कारण जो जल प्रणाली है उस पर भी नुकसान पहुंचता है, तो इसलिए इन पर प्रतिबंध लगाया गया है। दोस्तों यहाँ पर बात आई है गुजरात की, तो गुजरात से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करते हैं। इसका गठन हुआ था 1 मई 1960 को। राजधानी गांधीनगर है, राज्यपाल है आचार्य देवव्रत, मुख्यमंत्री हैं भूपेंद्र भाई पटेल, राज्यसभा की 11 सीटें हैं, लोकसभा की 26 और विधानसभा की 182 सीटें हैं। दोस्तों गुजरात की सीमा पाकिस्तान, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र से लगती है और यहाँ पर आप दादरा और नगर हवेली और दमन और द्वीप को भी देख सकते हैं। चलिए दोस्तों कल के करंट अफेयर्स को हम रिवाइज करते हैं, फिर इसके बाद जनरल नॉलेज के पिटारे को डिस्कस करेंगे। लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछेंगे जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। तो कल का पहला क्वेश्चन था देश के पहले कार्टोग्राफी संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ हुआ है? मसूरी में। बिहार के किस जिले में दूसरा टाइगर रिजर्व बनेगा? कैमूर में। THE वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में कौन सी यूनिवर्सिटी पहले स्थान पर है? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। किस देश ने हाईकुन नाम की स्वदेशी पनडुब्बी लॉन्च की है? ताइवान ने। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक पेंशन योजना शुरू की है? छत्तीसगढ़। एशियन गेम्स 2023 में महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में पलक गुलिया ने कौन सा मेडल जीता है? गोल्ड। किस राज्य ने स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के अंतर्गत 100% ODF प्लस कवरेज हासिल किया है? उत्तर प्रदेश। नेशनल स्मार्ट सिटी कॉन्क्लेव में किस शहर को सर्वश्रेष्ठ स्मार्ट सिटी का अवार्ड दिया गया है? इंदौर को। मणिपुर के पहाड़ी इलाकों में कितने समय के लिए अफिस्पा को बढ़ाया गया है? 6 माह के लिए। विश्व के 8वें महाद्वीप का नाम क्या है जिसका भूविज्ञानिकों ने नक्शा जारी किया है? जीलैंडिया। दोस्तों आज के जनरल नॉलेज के पिटारे में हम डिस्कस करेंगे प्रमुख सिख गुरु और उनके कार्य। जैसे गुरु नानक जी ने सिख धर्म की स्थापना की थी, गुरु अंगद ने गुरुमुखी लिपि की शुरुआत की थी, गुरु रामदास जी ने अमृतसर नगर की स्थापना की थी, गुरु अर्जुन देव ने आदि ग्रंथ का संकलन किया था, गुरु अर्जुन देव ने स्वर्ण मंदिर का निर्माण भी करवाया था, गुरु हरगोविंद ने अकाल तख्त की स्थापना की थी और गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की थी। तो ये हैं दोस्तों सिख गुरुओं के प्रमुख कार्य। कल के करंट अफेयर्स में जो क्वेश्चन पूछा गया था
उसका आंसर था बिहार। यानी वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है? बिहार में है, तो इसका आंसर हो जाएगा बिहार। तो सभी लोगों ने इसका आंसर बिहार बताया हुआ है। आज का क्वेश्चन है, बी.डी. मिश्रा किस केंद्र शासित प्रदेश के उपराज्यपाल हैं? जो भी इसका राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हमें इंतजार रहेगा आपके आंसर का। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।